अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई सुबह के साथ हन्नान बुखारी का आपको सलाम पेश है। जनाब दुआ करते हैं कि आज की नई सुबह बेहतरीन खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही है। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जनाब आज पाकिस्तान भर के अंदर एक अजीम लीडर जुल्फ़कार अली भुट्टो की 93rd बर्थडे जो है वो मनाई जा रही है। और जुल्फ़कार अली भुट्टो की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान के चौथे सदर और 9वें वज़ीर आज़म भी रहे हैं और एक बेहतरीन लीडर थे। ये कहा जाता था, आवाम की जानिब से आज भी कहा जाता है कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के बेहतरीन लीडर्स में से एक थे। उन्होंने गरीबों की आवाज़ बने और गरीबों के लिए बहुत सारे काम करे और गरीबों के अंदर, मजदूर तबका के अंदर जितनी मकबूलियत उनकी थी शायद ही किसी वज़ीर आज़म की, उनका कहना है कि हो। और अगर बात करें जुल्फ़कार अली भुट्टो के तो जुल्फ़कार अली भुट्टो की दौरे हुकूमत के अंदर ही 1973 का आइन उनकी सरबराही के अंदर पास किया गया। आज पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ कारकुनान की जानिब से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जानिब से जुल्फ़कार अली भुट्टो की सालगिरह जो है मनाई जाएगी। केक कटिंग सेरेमनीज का इनकाद किया जाएगा और पाकिस्तान भर के अंदर जो पीपल्स पार्टी के कारकुनान हैं उनकी सालगिरह को मना के उनकी याद को ताज़ा करेंगे। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। टिकटॉक का जो जुनून है वो लोगों के सर पे दिन ब दिन सवार होता चला जा रहा है और बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें जो है वो देखने में आ रही हैं। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि लोग अपना पैगाम पूरी दुनिया को दे देते हैं। कुछ उस पैगाम को फॉलो करते हुए नजर आते हैं और कुछ उस पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। नदीम नानीवाला एक मारूफ टिकटॉकर हैं, उनकी जानिब से चैलेंज दिया गया टिकटॉकर को कि ट्रेन के ऊपर खड़ा होकर उस पर कलाबाजी लगा के टिकटॉक बनानी है, जो कि गुज़श्ता दिनों में भी देखने को आया कि इस तरह के बहुत सारे नौजवान जो टिकटॉक बना रहे थे और ट्रेन के साथ खिलवाड़ जो है वो करते हुए नजर आए, वो जान की बाजी भी हारे। तो इस तरह के मामलात पे जो हमारी हमारी इंतजामिया है उसको एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं कि ये नौजवान जो है इसने ट्रेन को रोका और छत पे भी चढ़ा और टिकटॉक बनाने का जो चैलेंज है उसे एक्सेप्ट किया, जो कि मेरी नज़र के मुताबिक ये सरासर ज्यादती है, अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और इस शख्स को इतना नहीं पता कि एक नदीम नानीवाला जो टिकटॉकर है उसके दिए गए चैलेंज को पूरा करने के लिए अगर ये जान की बाजी हार जाता है तो इससे इसके वालिदैन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बहन भाइयों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस तरह के मामलात के ऊपर इंतजामिया को एक्शन लेना चाहिए। ये जो टिकटॉक बंद किया गया था वो भी इसी तरह के मामलात के ऊपर टिकटॉक बंद किया गया था और उसके ऊपर फिर भरपूर तनकीद का निशाना टिकटॉकर्स की तरफ से बनाया गया गवर्नमेंट को कि इसे अनबैन किया जाए। अनबैन तो कर दिया गया, लेकिन तब भी ये शराइत रखी गई थी कि अनबैन करने के पीछे ये होगा कि ऐसा कंटेंट जो लोग डालेंगे जिससे इंतशार फैलेगा या जो कि मवाद बेहतर नहीं होगा, जिससे कुछ सीखने की बजाय उल्टा अपनी जान को खतरे में कोई शख्स डाले, तो उसको बैन कर दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि इसको फिल्टर आउट करे, जरा टिकटॉकर्स को देखे कौन से टिकटॉकर्स हैं जो कि अच्छा मवाद वहां पे बना रहे हैं। कोई ना कोई इसके ऊपर नजर रखने वाला जरूर होना चाहिए। जो भी इस तरह के चैलेंजेस लोगों को दे रहा है उसको भी ब्लॉक किया जाए और जो एक्सेप्ट करके इस तरह के चैलेंजेस को बढ़ावा दे रहे हैं उनको भी ब्लॉक किया जाए ताकि माशरे में अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसे बरकरार रखा जाए। इस तरह तो बहुत सारे मामला थे जो कि खराब होते हुए चले जाएंगे दिन ब दिन। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज मौसम की मैं बात करना चाहता हूँ। मौसम इंतहाई खूबसूरत है। आज हल्की हल्की फुहार पड़ी है फैसलाबाद के अंदर और शहरी जो हैं वो खूब इंजॉय कर रहे हैं इस फुहार को। दर्जा रात कम हो रहा है और मेरी बात की जाए तो मैं तो आज सुबह सुबह जो है वो गर्मा गर्म कॉफ़ी पी के अपने दिन का आगाज़ किया है। और मेरे ही नहीं बल्कि इसके अलावा बहुत सारे घरों में आज मुनफरिद पकवानों का इस्तेमाल भी हो रहा होगा। कहीं पे एग फ्राई हो रहा होगा, कहीं पे चिप्स बन रही होगी, कहीं पे पकौड़े बन रहे होंगे। गर्मा गर्म चाय जो है उससे उठती हुई भाप जो है वो भीनी भीनी खुशबू पूरे घर के अंदर फैला देती है, जिसे सूंघने के बाद मुंह में नाइग्रा फॉल यानी पानी की नदियां जो है वो बहना शुरू हो जाती है। तो जनाब आज मौसम को भरपूर इंजॉय करने के लिए शहरी घरों से बाहर भी निकलेंगे और मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का भी रुख करेंगे जहां पे जाके वो मौसम को ख्वाबों के साथ भरपूर इंजॉय करेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला अगले 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान है। शहर के अंदर हवा में नमी का तनासब 96% है, जबकि इसके साथ साथ आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा रात जो है वो तकरीबन 18 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है और कम से कम दर्जा रात जो है वो 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा 2 नॉट की रफ्तार से चलेगी और इसके साथ साथ बादलों की आंख मचोली शहर फैसलाबाद के साथ जारी रहेगी।
बारिश की फुहार ने शहर फैसलाबाद को, मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान को अपनी आगोश में यूं लिया है कि यहाँ के शहरी जो हैं उनके चेहरे मुस्कुराहटों से खिल उठे हैं। और अगर बात की जाए सरसब्जो शादाब दरख्तों की, तो उन पे अटी हुई धूल जो है वो छट चुकी है और सरसब्ज जो खेत हैं वो नजर आ रहे हैं और सरसब्ज दरख्त जो है वो नजर आ रहे हैं। तो शहर का मौसम जो है वो काफी सुहाना हो चुका है। इस सुहाने मौसम में बच्चों के लिए एक जो है वो अच्छी खबर नहीं है, वो ये कि स्कूल जो है वो जल्द अब खुलने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 18 जनवरी से स्कूल जो है वो खोल दिए जाएंगे 9th 10th की क्लासेस के लिए। और इसके बाद मरहलावार 1 से लेके 8वीं जमात तक के स्टूडेंट्स के लिए भी स्कूल्स को खोल दिया जाएगा। जहां पे शफकत महमूद को सोशल मीडिया के ऊपर बहुत मुबारकबादें दी जा रही थी छुट्टियां देने पे, अब वहीं पे दोबारा से मीम्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर बनना शुरू हो गई हैं और तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हमारे साथ मैडम आज मौजूद होंगी, शुबाना इकबाल, जो कि हमारे तालीम भी हैं और टीचिंग भी करती हैं। वेलकम करते हैं मैडम आपको शो के अंदर। मैडम, आपने भी तैयारी श्यारी खूब कर ली है, मेरा ख्याल है जोर पकड़ लिया है कि स्कूल अब खुलने वाले हैं, बच्चों को अच्छे तरीके से अब पढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, इट वाज अ लॉन्ग अवेटेड डिसीजन। स्कूल्स का बंद होना बच्चों के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग था। वो पहला जो लॉकडाउन था जिसमें बच्चे मुबारकबाद दे रहे थे, उससे जब ये सेकेंड लॉकडाउन का फेज आया तो इसमें बच्चे, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब भी हुए, स्पेशली फॉर द 9th 10th क्लासेस जिनके 9th को पास कर दिया गया विदाउट एग्ज़ाम। वो अगर 10th में भी उसी सिचुएशन में आएंगे तो उनके लिए काफ़ी ये साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस थी। जब स्कूल ओपन हुए फर्स्ट लॉकडाउन के बाद, तो जब वो स्मूथ फेज में आए तो फिर सडनली ये डिसीजन आ गया कि जी स्कूल्स आर गोइंग टू बी लॉक्ड अगेन। सो इट वाज अ लॉन्ग अवेटेड डिसीजन एंड वी वेलकम इट ऑल। वेलकम फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द स्कूल ओनर्स, फ्रॉम द पेरेंट्स। So because all the stakeholders were suffering a lot due to this lockdown. पेरेंट्स ने एक चीज़ जो मुझे पिछले लॉकडाउन से इसमें अच्छी लगी, जो इम्प्रूवमेंट आई, वो ये था कि फर्स्ट में तो पहले स्टार्ट में पेरेंट्स ने उसको ले लिया कि ये चलें, लेट्स हैव द वेकेशंस, लेट्स हैव द हॉलीडे सेशन, एंजॉय भी किया, घूमने फिरने भी चले गए। फिर जब वो लंबा होता गया तो मदर्स तंग होने लगी घर में। फिर फाइनली शुरू पे वो प्यार आया ना, मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से दिन गुजारूंगी, मुझे वक्त मिल गया, वालिदैन को वक्त मिल गया कि वो कामकाज से भी घर हैं, बच्चे भी घर हैं, अब भरपूर जिंदगी जिएंगे, यूं महसूस होता था। लेकिन 15 दिनों के बाद जो सिस्टम देखने में आया, तो बच्चे भी उकता गए थे और वालिदैन भी उकता गए। और वालिदैन के लिए उस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि ये स्कूल में बहुत अच्छे थे, लाइक टीचर्स इनको अच्छा पढ़ा लेती थी, वो हैंडल कर लेती थी, आई डोंट नो कि अब हम घर पे इनको क्या करें। तो अब जो ये वाला फेज आया, इसमें पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन टू सम हाउ ज्यादा थी, एक्सटेंडेड थी रिगार्डिंग द ऑनलाइन सेशंस या जो होमवर्क्स उनको घर में भिजवाए गए। तो मैंने देखा कि अब लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया कि अगर स्कूल इस तरह बंद होते रहेंगे तो फिर हमने बच्चों को इसी तरह पढ़ाना है। वो जो एक रिलैक्सेशन और रिक्रिएशनल फेज था, उससे अब फोकस इनका आया जरूर कि हमारी स्टडीज सफर हो रही हैं। इट हैड बीन लाइक 6 months बिफोर एंड नाउ अगेन इफ वी आर गोइंग इनटू द सेम सिचुएशन। और फिर अब जब स्कूल ओपन होते हैं तो अगेन हमारे पास वो अल्टरनेट डेज पे आएंगे बच्चे। तो इट इज अगेन बिट चैलेंजिंग फॉर द इंस्टीट्यूट्स एंड फॉर द पेरेंट्स। बच्चों को जब आप, अगर हम जो इस शोबे से वाबस्ता हैं वो जानते हैं कि जब समर ब्रेक्स के बाद भी स्टूडेंट्स आते हैं तो एक काफ़ी लर्निंग का गैप लेके आ रहे होते हैं, जिसमें प्रॉपर होमवर्क्स दिए जाते हैं और एक रूटीन से उनको भेजा जाता है और वो डिसाइडेड, अनाउंस्ड, प्लान्ड वोकेशंस होती हैं। जो लॉकडाउन की वोकेशंस थी, अनफॉर्चुनेटली दे आर अनप्लान्ड, दो के ऑल द इंस्टीट्यूट्स प्लेड अ गुड रोल, विद इन नो टाइम दे वर कमिंग अप विद द सॉल्यूशंस, लेकिन फिर भी वो इम्पैक्ट इनका नहीं था। अब जब इसके बाद बच्चे आएंगे, स्पेशली फॉर द अर्ली ईयर्स, तो इट विल बी अ बिग चैलेंज फॉर द टीचर्स अगेन, कि उनको सारा कुछ भूल चुका होगा। अब उसको दोबारा से उस फेज पे लाना, उस ट्रैक पे लाना, इट्स अगेन अ बिग जॉब एंड आई नो द टीचर्स कैन डू दैट। हैट्स ऑफ टू देम। इन्होंने, जहाँ कोरोना में बहुत सारे और वॉरियर्स थे, वहाँ पे हमारे पास टीचर्स का रोल भी बहुत अच्छा था, कि जिन्होंने ऑनलाइन लेसन्स दिए, जिन्होंने ये होमवर्क्स बनाए। आई नो कि दे हैव बीन स्पेंडिंग देयर डेज एंड नाइट्स ओवर देयर। हमारी सोसाइटी में जो इस लॉकडाउन में, विच आई हैव ऑब्जर्व्ड,
कि इंस्टीट्यूट्स को या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को बहुत जगहों पे टारगेट किया गया। लेकिन अगर हम रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इसको देखें तो इन्होंने आपकी एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज़्यादा सहारा दिया। अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बीच में नहीं आएंगे तो गवर्नमेंट इटसेल्फ इज़ नॉट एलिजिबल, आई थिंक, कि वो इतने बच्चों को पढ़ा लेगी। अब गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को अगर हम देख रहे हैं तो वो उस तरह फिक्स अप नहीं हो सके। उन टीचर्स के लिए एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अगर 1 साल का गैप, वो 6 मंथ्स को वो 1 साल में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज वो तो बिल्कुल माइंड से निकाल चुके हैं कि हमने स्कूल भी जाना है, जिस बैकग्राउंड से बच्चे आ रहे होते हैं। तो अब अगेन टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसको कैसे लेके चलेंगी। अच्छा, इसके हटके अगर देखा जाए बच्चों की क्या मर्जी है? बच्चे अब आना चाहते हैं स्कूलों में या अभी भी जरा नहीं? अब तो बच्चे भी आना चाहते हैं। अब तो मेजॉरिटी बच्चे मैंने कहते हुए सुने कि हमारे स्कूल कब ओपन होंगे, नाउ वी आर मिसिंग अवर फ्रेंड्स। एक्चुअली वो जो बीच में 1 मंथ का इनको मिला, 1.5 मंथ्स जो लॉकडाउन पीरियड खत्म हुआ और बच्चे आते रहे, तो उसमें वो दे रिवाइव द थिंग, बिकॉज स्कूल में इज अ फॉर्मल लर्निंग प्लेस, सो इट्स नॉट ओनली द बुक एंड नोटबुक ओवर देयर टू टीच देम। वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं, उनकी कोलैबोरेशंस भी हैं, उनकी गैदरिंग्स भी हैं, उनकी रिलेशनशिप बिल्डिंग भी है, जो कि हम लोग जब लॉकडाउन में थे तो वो सिवाय गैजेट्स के और कुछ करने के लिए नहीं था। तो बच्चों को बाहर ले जाना भी खत्म हो चुका था एक टाइम पे। तो अब अगर वो स्कूल को मिस कर रहे हैं तो दैट इज क्वाइट जेन्युइन। और अब टीचर्स के लिए एक सजेशन मैं ये देना चाहूँगी कि लास्ट टाइम आई टोल्ड देम कि आप अपने करिकुलम्स को कैसे मैनेज करेंगे, कि हॉरिजेंटल वर्टिकल लिंकेजेस को देखते हुए आपने प्रोग्रेशन को लेके चलना है, नंबर ऑफ डेज अभी भी कम हो जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम करिकुलम को देखते हैं तो देयर आर अदर एक्टिविटीज इन द स्कूल विच आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। लर्निंग के लिए कुछ और एक्टिविटीज भी ज़रूरी होती हैं, जो कि अब हम कोरोना की वजह से शायद नहीं करवा सकते, क्योंकि हम उस तरह की गैदरिंग्स नहीं कर सकते, बच्चों के मैचेस नहीं होंगे, कोई असम्बलीज नहीं होंगी, गेट टुगेदर्स नहीं होंगी, एग्जीबिशंस नहीं होंगे जिस तरह हम पहले करवा रहे थे। तो उसके लिए मैं टीचर्स को ये सजेस्ट करूँगी कि लाइक दे आर हैविंग देयर व्हाट्सएप ग्रुप्स, देयर गूगल क्लासरूम्स, गूगल मीट सेशंस एंड ऑल दैट, सो डू कीप अलाइव दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप ऑनलाइन इनको गैदर कर रहे थे। वैसे इस लॉकडाउन के अंदर टेक्नोलॉजी की अहमियत को खूब जाना है टीचर्स ने भी और हर लोगों, तमाम लोगों ने, बच्चों ने भी। और एक वक्त था कि माँ बाप बच्चों के हाथों से मोबाइल जो है, वो टैब्स जो है वो पकड़ते थे कि तुमने ये इस्तेमाल नहीं करना, तो अब वो खुद हाथ में थमा रहे थे। लेकिन ये वक्त की ज़रूरत थी और इसे साथ साथ लेके चलना था। इस मौजू पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ मैडम शबाना जो है मौजूद है, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं, क्योंकि तालीमी अदारे खुलने जा रहे हैं तो एक सिस्टम को दोबारा से रन करने के लिए बहुत सारी एफर्ट्स की ज़रूरत होगी। वो एफर्ट्स कौन कौन सी होगी मैडम से जानते हैं। मैडम, क्या कहेंगे एक मुंजमद पहिए को जो कि तालीम का जम चुका था और उसे घुमाने के लिए अब ताकत भी उतनी चाहिए होगी, बच्चों को ट्रैक लाइन पे लाने के लिए अब दोबारा से मेहनत जो है वो उसी तरह से करनी पड़ेगी। बच्चे बहुत सारे जो है अब ऑनलाइन क्लासेस के आदी हो गए, तो अब छुट्टियां भी बढ़ जाएंगी, उनका कहना होगा कि ऑनलाइन ले लेंगे क्लासेस, कुछ इस तरह के मामला पेश आएंगे अब। जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि इट्स वेरी चैलेंजिंग फॉर द टीचर्स एंड द इंस्टीट्यूट्स नाउ, कि अब बच्चों का एक मूड, टाइमिंग्स सारी चेंज हो चुकी हैं। सबसे पहले तो उन्हें डिसिप्लिन करना पड़ेगा पेरेंट्स के साथ, कोलैबोरेशन के साथ। और अब भी स्टिल वी आर गोइंग फॉर द अल्टरनेट डेज, सो हम एक दिन डिसिप्लिन करेंगे, नेक्स्ट डे फिर उनकी रूटीन सही नहीं रहेगी। तो इसलिए टीचर्स के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए बड़ा चैलेंज ये है कि वो एक दिन जो ऑन ग्राउंड क्लास लेंगे, नेक्स्ट डे उसकी रीइंफोर्समेंट वो इस तरह प्लान करें कि नेक्स्ट डे का स्केड्यूल भी बच्चे को दे दिया जाए, इंस्टेड के बच्चा घर पे जाके अपने हिसाब से स्केड्यूलाइज करे। वी हैव टू बाउंड हिम कि आपने इतना टाइम इस सब्जेक्ट को देना है, इतना इसको देना है और इतना इसको देना है। और उसकी एक रिपोर्ट की आदत अगर हम बच्चे को डाल दें, जो बड़े बच्चे हैं वो ये कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे दे केम टू द क्लास एंड दे शेयर कि हमने ये काम किया था या नहीं किया था। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए टीचर्स की, टीचर्स को भी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। टीचर्स भी अब ऑनलाइन क्लासेस के आदी हुए थे, बहुत सारे टीचर्स बीच में से डंडी भी मारते हैं ना, पढ़ाने वाले भी नहीं होते, कई टीचर्स ऐसे होते हैं, उनको भी ट्रैक पे लाने की जरूरत होगी।
जो टीचर पढ़ाने वाला नहीं होता वो टीचर रह नहीं सकता। लेकिन बेसिकली बहुत सारे होते हैं, यकीन जानिए होते हैं, तो उनको ट्रैक पे लाने के लिए आपको इंस्पेक्शन जरा तगड़ी करनी पड़ेगी। इंस्पेक्शंस का तो ऑब्वियसली वो एरिया जो आपके इम्प्रूवमेंट्स का रूम तो हर जगह पे होता है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस में भी था, उसमें भी ऑन एंड ऑफ इंस्पेक्शंस होती रहती थी, और अब ऑन ग्राउंड भी ऐसे ही होगा जितनी इंस्पेक्शंस होंगी। बल्कि आई वाज वेरी ग्लैड कि जो हमारे पास ये लॉकडाउन का फेज आया, इसमें क्योंकि गवर्नमेंट ने टीचर्स का आना अलाउ कर दिया था। पिछले में तो ये था कि अनफॉर्चुनेटली टीचर्स को भी आउट ऑफ द स्कूल थे, स्टूडेंट्स भी आउट ऑफ द स्कूल थे, तो वी गॉट अ गुड टाइम एंड गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन देम। तो हमारे पास एक अच्छा फेज आया जिसमें हमने टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काफी काम कर लिया। अच्छा। तो अगर किसी में कोई कमी पेशी थी भी तो वो बहुत हद तक कोशिश की गई कि ट्रेनिंग्स के थ्रू उसको दूर किया जा सके। बाकी आपकी बात ठीक है कि जितने ऑडिट्स होंगे उतनी इंप्रूवमेंट्स आती रहेंगी। तो अच्छा, इससे हटके अगर बात की जाए, वालिदैन जो हैं वो बच्चों को लेके अब जरा कॉन्शियस हैं कि जिन्होंने एक साल तालीम ठीक तरीके से हासिल नहीं की, क्लासेस आगे वाली में प्रमोट कर दिए गए, कुछ के टेस्ट अब एंट्री टेस्ट होंगे, उनको तालीम ही जब फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में अच्छे से ना मिली होगी तो वो किस तरह से मैनेज कर पाएंगे? इन चीजों को किस तरह से आप देखते हैं? इसमें अगेन जाहिर है वालिदैन हैं वो परेशान जरूर है, लेकिन अगेन इंस्टीट्यूट का रोल आता है कि वो कैसे उसको कवर करते हैं। क्योंकि हम देखें कि अगर सम टाइम मुझे वो 8 अक्टूबर वाला जलजला याद आ जाता है कि फ्यू सेकंड्स या फ्यू मिनट्स थे जिसमें पूरी जमीन हिली, कुछ इमारतें गिर गईं, कहीं पे मलबा आ गया, निजाम दरम बरम हो गया आपका। लेकिन अगेन उसको एक तरीका था, पहले मलबा उठाया जाता है, रेस्क्यू किया जाता है, फिर रीबिल्ड किया जाता है और फिर सिस्टम चल पड़ता है। तो सेम हमारे एजुकेशन सेक्टर के साथ भी कोरोना ने मोर और लेस ऐसा ही काम कर दिया। और यूं हुआ, मतलब आया और एकदम आप शाम तक आप प्लान कर रहे थे नेक्स्ट डे का और आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि अच्छा, वैसे इस जनरेशन ने, जो हमारी जनरेशन इस वक्त चल रही है और इससे पिछली जनरेशन भी, अगर हमारी से पिछली जनरेशन भी देख जाए, पूरी अपनी लाइफ स्पैन के अंदर उन्होंने इस तरह का वाकया देखा नहीं होगा जो अभी रूनमा हुआ है, और ये मेरा ख्याल है सदियों याद रखा जाएगा। ऐसे ही है। इन स्टूडेंट्स के पास जो एक्स्ट्रा लर्निंग आई, जो इनफॉर्मल लर्निंग आई, वो थी जो शायद पूरी सदी में और किसी के पास नहीं है। तो यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आए, वहीं अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई। तो जिन स्टूडेंट्स के कुछ और स्किल्स बहुत अच्छे थे वो भी हमारे सामने आए, कुछ वो टीचर्स भी सामने आए कि जो ऑन ग्राउंड शायद वो नहीं थे, लेकिन ऑनलाइन उन्होंने टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा यूटिलाइज करना स्टार्ट किया कि उनकी वो वाले स्किल्स हमें नजर आने लगे। हमें अपनी मैनेजमेंट का भी आइडिया हुआ कि हम किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं पहले भी एक सजेशन दे रही थी कि टीचर्स को और इंस्टीट्यूट्स को, अब हमारे पास एक वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया, बना लिया, काफ़ी मेहनत लगी, सबकी मेहनत लगी उसमें। अब इसको ये कंटिन्यू करें। लाइक अगर हम एक्टिविटीज़ ऑन ग्राउंड नहीं करवा सकते तो टीचर्स नीड टू प्लान सम आर्ट एग्जीबिशन, सम ड्राइंग कॉम्पिटिशन, सम स्पीच कॉन्टेस्ट थ्रू दैट प्लेटफॉर्म, जिसमें बच्चे अपने स्किल्स को शो करें। एटलीस्ट वो मेंटली तो ऑक्यूपाइड रहेंगे। अगर हम फिजिकली उनको उतना चांस नहीं दे रहे ड्यू टू दैट सोशल डिस्टेंसिंग फैक्टर या SOPs की वजह से, तो हम उनको मेंटली उन एक्टिविटीज में ऑक्यूपाई रख सकते हैं। अच्छा, वैसे फिजिकल एक्टिविटीज से बच्चे काफी दूर थे, अगर गुज़श्ता सालों की बात की जाए तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको। अब दोबारा फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ मेरा ख्याल बच्चों को लगाया जाए, जिससे उनके इम्यून सिस्टम जो है वो वर्किंग पोजीशन में आए, जरा बेहतर हो जाए पहले से। बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटीज की बहुत जरूरत है, और सबसे जो मेन फैक्टर है हेल्थ का, वो ये है कि बच्चों का सुबह अर्ली मॉर्निंग दे गॉट अप, दे लीव द बेड, दे गॉट देयरसेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द स्कूल। स्कूल जाना ही सुबह सुबह उठ के, दैट इज अगेन अ वेरी हेल्दी हैबिट, जो कि अब लॉकडाउन में हमारे लिए भी प्रॉब्लम थी। बीइंग अ मदर, आई नो कि आप बच्चों को उठाते हैं, दे हैव द ब्रेकफास्ट एंड देन दे अगेन रश टुवर्ड्स द बेड कि जी हमें फिर सोने दे दें। तो बच्चों की वो रूटीन्स भी डिस्टर्ब हुई हुई थी, एंड दैट इज नॉट अ हेल्दी हैबिट कि आप बहुत लेट तक सोते रहेंगे। और एक पूरी एक्टिविटी होती है ना स्कूल जाने की, सुबह उठे, बैग तैयार किया, अच्छे से यूनिफॉर्म पहना, मुंह को संवारा, बालों को संवारा, फिर जाके गाड़ी में बैठे और स्कूल की तरफ गामजन हुए। लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेस थी, बच्चे बस कैब लेते थे और जस्ट मोबाइल को आगे रखा और जिस बेड पे बैठे उसी बेड पे क्लास शुरू हो जाती थी। तो थोड़ा आराम तलब हो गए हैं बच्चे, उन्हें रूटीन पे लाने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम तो आएगी। अब प्रॉब्लम तो बिल्कुल आएगी, सबसे ज्यादा तो मदर्स को आएगी सुबह,
और उसके बाद फिर टीचर्स को आएगी कि इनको क्लासरूम में जगाए रखना कैसे है। सो इसके लिए इनको अच्छा, वैसे ऑनलाइन क्लासेस में ये भी देखने में आया, बहुत सारे बच्चे क्लासेस लेने के बजाय शरारतें कर रहे होते थे, तो इस तरह की चीजें भी देखने में अच्छा, आई। बच्चे इतने यूज टू हो गए थे उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ कि अगर टीचर उनका लेसन ले रही होती थी तो दे यूज टू स्टार्ट चैटिंग विद द क्लास फेलोज। और बिल्कुल समटाइम्स तो मुझे भी फील होता था कि उन्होंने वो माहौल बना लिया कि क्लासरूम के अंदर ही बैठे हुए हैं। दे आर पोकिंग ईच अदर एंड आस्किंग देम, यू आर द क्वीन ऑफ द क्वेश्चंस, यू आर आस्किंग दैट थिंग, ओके आई विल टेल यू इन द इवनिंग। सो अपनी चिट चैट उनकी स्टार्ट हो जाती वैसे थी। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपके साथ कोई इस तरह का वाकया पेश आया जो बड़ा फनी हो? कोई बच्चे ने कोई शरारत की हो किसी दूसरे क्लासमेट के साथ, कोई इस तरह का वाकया है? नहीं, मेरे नजर से तो नहीं गुजरा, बट येस आई हैव बीन लुकिंग एट दैट। अच्छा, जो बड़े बच्चे थे वो दे यूजुअली पुट देयर कैमराज ऑफ, तो वो चैट रूम में बात कर रहे होते थे। या फिर यूजुअली ये होता था कि जो मैंने नोटिस किया, समटाइम टीचर यूज टू आस्क द क्वेश्चन एंड दे म्यूट इट एंड देन आस्क इसका आंसर क्या होगा फ्रॉम द पर्सन अराउंड देम। इसका आंसर मम्मा आप बता दें, फुफ्फो आप बता दें, चाचू आप बता दें, जो जो पास बैठा हुआ है उससे दे यूज टू आस्क द आंसर एंड देन। अच्छा, यूनिवर्सिटी के अंदर जो क्लासेस होती थी ना, उसमें सही मजाक बच्चे लगाते थे। मतलब एक क्लास में ऑनलाइन देख रहा था, इंटरनेट के ऊपर सोशल मीडिया पे ऐसे भरे पड़े हैं वीडियोस कि ऑनलाइन क्लासेस के अंदर किस तरह से शुगर लगाया जाता है। सारे बुरके पहन के बैठ के, बुरके पहन के और ग्लासेस लगाई हुई हैं उन्होंने, और फिर चैट के अंदर गुफ्तगू हो रही है, फिर आवाजें तरह तरह की निकाल रहे हैं। मतलब बच्चों ने पूरा उसे एंजॉय किया। जैसे क्लासरूम में कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं ना, जहाज बना के फेंक देना और कुछ इस तरह की हरकतें, तो ऑनलाइन के ऊपर भी इन्होंने कोई ना कोई फन और मजाक का तरीका जो है वो ढूंढ रखा था। इसमें बच्चों के लिए ये है एडवाइस, क्योंकि जैसे इन्होंने ऑनलाइन में एंजॉय किया, अब ये ऑन ग्राउंड भी जब आएंगे तो नो डाउट एंजॉयमेंट इज द पार्ट ऑफ लर्निंग, उसको भी साथ लेके चलें। लेकिन उसके साथ साथ ये जरूर देखें कि जो इल्म होता है वो दुआ से मिलता है और दुआ खिदमत से मिलती है। तो शरारतें जरूर किया करें, लेकिन टीचर की रिस्पेक्ट को सामने रखा करें। नहीं, वो मैं जो बात कर रहा था वो टीचर की रिस्पेक्ट नहीं, वो वैसे फन और मजाक है, लेकिन टीचर की रिस्पेक्ट सबसे पहले, क्योंकि जो बेअदब होता है वो बेमुराद होता है, जो बाअदब होता है वो बामुराद होता है। तो बाअदब ही होना चाहिए ताकि आप बामुराद हों। इसके लिए टीचर का एहतराम जो है वो इंतहाई जरूरी होता है। अच्छा, इससे हटके अगर बात की जाए, स्कूल मालकान को भी तो काफी नुकसानात उठाने पड़े कोविड की वजह से, और बहुत सारे स्कूल तो बंद भी हो गए, क्योंकि ये एक प्रॉपर बिजनेस है और बहुत सारे लोग जो कि इस बिजनेस को रन कर रहे थे, प्राइवेट जो है वो कॉलेजेस और इसके अलावा जो स्कूल्स थे, बिल्डिंग्स रेंट्स पे ली थी उन्होंने, रेंट नहीं दे पाए, छोड़ना पड़ा, बहुत सारे मसाइल का सामना रहा। क्या कहेंगी? एग्जैक्टली ऐसा ही है। जो जैसे मैंने आपसे कहा कि जल्जले की तरह जब बहुत बुरी तरह शेकिंग आई तो उसमें कुछ लोग जख्मी हुए, कुछ मलबे तले दब गए, कुछ का नामो निशान मिट गया। तो सेम यही सिचुएशन थी कि कोविड ने जहां और इतनी चीज़ों को ख़राब किया, वहां कुछ ऐसे स्कूल्स भी थे जो ख़त्म हो गए। स्पेशली इसमें वो स्कूल्स सर फहरिस्त थे हमारे पास जिन्होंने स्टार्ट लास्ट ईयर मार्च में लिया था। मतलब उन्होंने उस सेशन में स्टार्ट लिया था, लाइक 2 वीक्स 3 वीक्स या 1 मंथ हुआ था उनको स्टार्ट किए, तो उनका सर्वाइवल वाज नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद कुछ आगे चलते रहे रेंटेड बिल्डिंग्स वाले। अगेन जब आपके पास फी नहीं आएंगी, रीइंबर्समेंट्स नहीं होंगी फी की, तो आप कितना अर्सा सर्वाइव कर लेंगे। आपने कहा एजुकेशन इज बिजनेस है, मुझे अगर मैं इसकी बिजनेस फिजिबिलिटी बनाती हूँ तो मुझे कभी ये बिजनेस वाइज वायबल नहीं लगती ये चीज़। एजुकेशन में सिर्फ वो लोग चल रहे हैं जो शौक से कर रहे हैं इसको। ऑनेस्टली अगर इसको हम बिजनेस वाइज कैटेगराइज करें तो देयर आर मेनी अदर बिजनेस विच गिव मोर रिटर्न्स ऑन लेस एफर्ट्स। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे पास जनाब फैसलाबाद से सादिया का मैसेज है, उनके भाई की आज सालगिरह है। जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम आपके मैसेजेस को लाजमी तौर पे शो के अंदर शामिल करेंगे, तो उनके भाई फरूक की आज सालगिरह है। फरूक, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। और ऐसे वो तमाम लोग, ऐसे वो तमाम शहरी जो कि हमारे शो के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो नंबर पे टेक्स्ट भी कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आपकी सालगिरह है तो 30 सेकंड की वीडियो आप अपनी सालगिरह की बना के हमें जरूर टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप करें, ताकि हम उसको स्क्रीन के ऊपर चला के आपकी सेलिब्रेशंस में शामिल हो सकें। यही नहीं बल्कि टैलेंट हंट भी किया जा रहा है, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई भी टैलेंट मौजूद है अपने टैलेंट की, वो चाहे सिंगिंग का है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने का है, एक्टिंग का है, डायलॉग डिलीवरी का है, आप वो टैलेंट जो है वो 30 सेकंड की वीडियो या 15 सेकंड की वीडियो अपनी बना के हमें सेंड करें।
हम व्हाट्सएप करें, हम आपको जो है वो स्क्रीन के ऊपर लेके आएंगे आपके टैलेंट को। तो इसी के साथ नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पे जाने से पहले सादिया हमारे साथ मौजूद थी, उनका मैसेज जो है उनके भाई फारूक तक पहुंचाया। तो मैडम शबाना भी आज कुछ मैसेजेस देना चाह रही हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इनकी कुछ फ्रेंड्स की आज सालगिरह है। तो मैडम आप स्क्रीन पे हैं, उन्हें विश कर सकते हैं आप। सो हैप्पी बर्थडे मिस आमना एंड मिस सोफिया एंड मिस नगीना इस्लाम। तीन लोगों की बर्थडे तीन आज? लोगों की बर्थडे है आज। अच्छा। दे आर 3 स्कूल हेड्स working with the happy home and one is for the happiness school system. So they are having the birthday. Wish you good luck and wish you happy healthy life always. चलें जी, हमारी दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं और उम्मीद करते हैं ये तरक्कियों का सफर यूं ही जारी और सारी रहे। तो आगे बढ़ते हैं मैडम, स्कूल मालकान जो हैं वो काफी परेशान है। ब्रेक से पहले इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आपको क्या लगता है जो स्कूल्स बंद हुए हैं इन कोविड की वजह से, वो दोबारा अब रनिंग पोजीशन में आ सकेंगे? क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारे उस्ताजा जो वहां पे मौजूद थे, जो पढ़ा रहे थे, वो भी बेरोजगार हो गए। उनको भी दोबारा जो है कोई ना कोई जॉब चाहिए होगी। दोबारा रनिंग पोजीशन में वो स्कूल्स आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। एजुकेशन स्टिल हमारे पास बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। अगर हम ये देखें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्कूल्स अभी भी उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। सो अब गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यूनिफाइड करिकुलम्स की साइड पे गई एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट के जैसे उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को कुछ सब्सिडीज दी हैं, तो दे शुड प्रोवाइड सम सब्सिडीज फॉर दोज स्कूल ओनर्स, ताकि वो अपने बिजनेस को, अगर उसको बिजनेस कहते हैं वो, तो उसको रीस्टार्ट कर लें, या एटलीस्ट उस स्कूल को रीस्टार्ट कर लें, ताकि जो बच्चे स्टिल आउट ऑफ स्कूल्स हैं, जो टीचर्स जिन्होंने अपनी जॉब को लूज किया, वो जूनियर स्टाफ जो उस स्कूल के साथ एसोसिएटेड था, वो कैंटीन स्टाफ जो वहां पे था, वो स्वीपर्स, एवरीथिंग, देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड। सो वो मैं ख्याल है जो यूनिफॉर्म सप्लाई करते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, जो स्टेशनरी सप्लाई करते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। सो एक बहुत सारे लोग इस एक स्कूल की बिल्डिंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड सम सब्सिडीज एंड शुड डिजाइन अ गुड फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल्स रीडेवलपमेंट, जिसमें गवर्नमेंट अगर इनके साथ कॉपरेट करेगी तो इसमें कोई शक नहीं कि टीचर्स एंड स्कूल ओनर्स अपनी मेहनत से उसको दोबारा बना लेंगे। क्या कॉपरेशन होनी चाहिए, आप क्या समझते हैं? लाइक इनकी लाइसेंसिंग वाइज, इनके टैक्सेस वाइज, इनकी जो कमर्शलाइजेशन का इशू आ जाता है समटाइम, तो इन सारी चीज़ों में इनको सब्सिडाइज करना चाहिए। कुछ चीज़ें हम अब भी इनको उन पे इम्प्लीमेंट नहीं करनी चाहिए, जैसे इन्होंने सब्सिडीज बाकी में दी। प्लस अगर वो जो आपके बिल्स हैं कुछ एरियाज में अगर उसको भी सब्सिडाइज किया जाए, लाइक इन सम विलेजेस जहां पे बहुत अच्छी कैपेसिटी बनती है कि आपके पास अगर लैंड के रेंट्स ज़्यादा नहीं है एंड ऑल दैट, तो मुझे वहां पता चलता है कि जब मैं वर्किंग करती हूँ कि एक स्कूल बना लें और बच्चों को तालीम दी जा सके, तो कहते हैं मैम ये इतने बिल्स हमसे लेंगे, ये इतने टैक्स हम पे डाल देते हैं कि हम इसको नहीं कोप अप कर सकते स्टार्ट में। ठीक है, अगर हमारे पास ये कॉस्ट जो है इतनी नहीं है तो दूसरी कॉस्ट इतनी एनहांस कर दी जाती है। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों के ऊपर देखना चाहिए, उसको उसी तरह की इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में भी। सकती हैं ये आसान इकसात के ऊपर, और आसान इकसात दे सकती हैं उनको सब्सिडाइज करके, लाइक उनके साथ जितनी बिल्डिंग की कमर्शलाइजेशन है, अगर आप जो इलेक्ट्रिसिटी में उनको भी सब्सिडी दे दें, प्लस उनके साथ जो लाइसेंसिंग का आपका इशू होता है, जो कमर्शलाइजेशन का, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको इनको देखने की जरूरत है। अच्छा, बच्चों के वालिदैन जो हैं उनकी तरफ से ये बहुत शिकायत सुनने को मिली कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी फीसें उनसे चार्ज की गई। हाँ जी, स्कूल बंद होने के बाद फीसें चार्ज इसलिए की गई कि स्कूल बंद थे, तालीम तो बंद नहीं थी। ठीक है, टीचर्स आ रहे थे, वो ऑनलाइन काम भी करवा रहे थे, और इसमें भी स्टिल आई नो कि इंस्टीट्यूट्स ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। गवर्नमेंट ने विदाउट एनी नोटिफिकेशन जब कहा जी 20% फी ऑफ वेव ऑफ कर दें, दे वेव्ड इट ऑफ। उनकी मेरे ख्याल सेविंग्स ही शायद इतनी होती है जो उन्होंने फौरन से वेव ऑफ कर दी। प्लस क्लास के 30 स्टूडेंट्स में से अगर 20 ने पे किया और 10 ने नहीं किया, तो वो 10 स्टिल उनके साथ हैं। उन्होंने अपनी सर्विसेज देने से तो इनकार नहीं किया। सो वो पेरेंट्स जो ये कहते हैं कि आपने वो स्कूल बंद है और फीस ले ली, तो वो ये कि अगर स्कूल खुले होते हैं और बंद होते हैं तो आप
की सिचुएशन सेम ही है। नीड तो लर्निंग है ना, नीड तो एजुकेशन है, एजुकेशन है। तो एजुकेट करने के लिए वो टाइम जो स्कूल में दिया जाता था वो ऑनलाइन भी दिया जा रहा था, ऑनलाइन भी, और वो रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके बच्चे को, बल्कि उससे ज्यादा। अच्छा, ये भी चीज देखने में आई कि बहुत सारे बच्चों के पास, जिनके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट देखा जाए एक बड़ी तादाद है जो कि वहां पे पढ़ती है बच्चों की, वो सारे तालीम से जो है महरूम रहे इन दिनों के अंदर। उनके लिए भी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए था। प्राइवेट स्कूल्स जो अच्छे स्कूल्स हैं उन्होंने तो चले इनसाइड सिटी से सारे लोग होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर तो देहातों से भी आ रहे हैं, और देहातों के अंदर स्कूल मौजूद है जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो उनको किस तरह से टैकल करने की जरूरत थी इनको एक साल के लिए? उनके पास जिनके फैसिलिटी नहीं थी, गवर्नमेंट स्कूल्स थे। आपने अगर गवर्नमेंट की बात की तो गवर्नमेंट हैज़ गुड रिसोर्सेज। फिर वो जैसे इन्होंने एक टीवी चैनल भी लॉन्च किया था, तो उस तरह का एक सेटअप दिया जा सकता था। कुछ तालीम हम रेडियो के थ्रू भी दे सकते थे। अब ये वो काम थे जो बहुत अच्छे से किए जा सकते थे। और ऑनेस्टली ये जो लॉकडाउन था, इसने बाय हुक और बाय क्रोक हमें टेक्नोलॉजी की तरफ धकेल दिया। तो ये अब गवर्नमेंट को देखना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। और अगर खास तौर पे बात की जाए देहातों की, वहां पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर पे ना तो टीवी है और ना ही रेडियो है, लेकिन फिर भी उनके बच्चे जो है वो तालीम हासिल करने के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते थे। बंद होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है उनको फेस करनी पड़ी। लेकिन ये कोविड जो है हमें बहुत सारी चीजें सिखा गया है। हमें ये बताया गया है कि एक तो जो हेल्थ सेक्टर है इसको कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए, इसे अच्छे से इसके ऊपर रिसर्च भी जारी रहनी चाहिए, और रिसर्च के साथ साथ आपको बहुत सारे मेडिसिनल मामलात और इसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बहुत सारे सबक दे गया है। टीचर्स को सबक क्या मिला? टीचर्स को तो ऑन टाइम इन फुल, वो पहले भी खैर बहुत तैयार रहते थे, लेकिन अब ये सबक मिल गया कि कभी सिर्फ एक चीज पर रिलाय नहीं करना। और अभी भी उन टीचर्स के लिए जब मेरी एक सजेशन भी है कि जब भी आप अपने रिसोर्सेज डिजाइन करेंगे, अब अभी भी जब ऑन ग्राउंड आ जाते हैं हमारे पास स्टूडेंट्स, तो अपने रिसोर्सेज डिजाइन करते हुए कुछ तो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्लान इनके साथ गवर्नमेंट ने शेयर किया फॉर द 9th-10th, लेकिन अगर 1 to 8 शेयर नहीं हुआ तो दे नीड टू डिजाइन देयर ओन लर्निंग प्लान्स, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्लान्स, ALPs अपने भी डिजाइन कर लें। और उसके साथ जो जो ये रिसोर्सेज बनाते हैं, उससे पहले लाइक 20% ऑफ द टीचर्स वर यूजिंग द सॉफ्ट स्किल्स, सॉरी जो टेक्नोलॉजी स्किल्स के अपने जो रिसोर्सेज हैं वो अगर कंप्यूटर में भी कहीं वो सेव रख लेते थे या कहीं मेल पे रख लेते थे, और बाकी हार्ड में बनाई है, डिस्ट्रीब्यूट किए, एंड दैट्स ऑल। अब इनके लिए एक अच्छी लर्निंग ये है कि अपने जो भी रिसोर्सेज बनाएं उसका एक बैकअप भी रख लें, क्योंकि किसी भी वक्त हो सकता है कि हमें फिर स्टूडेंट्स के साथ डिस्टेंस पे जाना पड़े, तो हमें वो रिसोर्सेज हमारे पास रेडिली अवेलेबल हो। अगर वो अवेलेबल होंगे तो हम जल्दी अपना काम खत्म कर लेंगे। प्लस इनको अपने स्किल्स पे, अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा कि अब भी इनके पास वो टाइम आ गया, जो पिछला कुछ टाइम गुजरा, दे गॉट एन एम्पल टाइम टू डेवलप देयर ओन लर्निंग स्किल्स। अगर ये अपने स्किल्स पे काम कर लेंगे तो इन फ्यूचर दे विल बी ब्रिलियंट टीचर्स। क्या कहेंगी जो गवर्नमेंट की तरफ से सिलेबस एक जैसा करने का कहा जा रहा है बच्चों का, उससे कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे? मतलब बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, उनका अपना सिलेबस होता है, अपने तरीके से पढ़ा रहे होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स का और तरीकेकार होता है, इससे कोई फायदा होगा? बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, अगर मैं ये कहूँ तो नेशनल करिकुलम तो पहले भी एक ही था हमारा, उसमें तो चेंज नहीं थी। लेकिन हम सब ने, स्कूल्स ने उसी नेशनल करिकुलम से ही अपने सिलेबसेस एंड स्कीम ऑफ वर्क्स डिजाइन करनी थी, उससे हटके तो कोई भी नहीं जा सक रहा था। अच्छा, अब उसमें जो क्वालिटी डिलीवरी ऑफ दैट सिलेबस, दैट मैटर्स अ लॉट। तो बेसिकली काम उस डिलीवरी पे करने की जरूरत है। अगर यूनिफाइड भी कर लें, नो डाउट उसकी रिवीजन की भी जरूरत थी। आई हैव बीन वर्किंग विद द करिकुलम रिवीजन्स, PCTB के साथ मैंने 2 years बैक मैंने काम किया। बहुत सारे SLOs इनके रिवाइज होने वाले थे और अच्छा हुआ वो रिवाइज हुए, यूनिफाइड की साइड पे भी चले गए। अब when it comes to the market then it will define the path, otherwise जो मेन प्रॉब्लम होता है वो डिलीवरी ऑफ दैट सिलेबस है। अच्छा, कैरियर काउंसलिंग का बहुत प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, की ही नहीं जाती, बहुत सारे स्कूलों में नहीं की जाती। मेरा ख्याल 99% स्कूलों के अंदर कैरियर काउंसलिंग बच्चे की नहीं की जाती। उससे क्या मुश्किलात आती हैं? कैरियर काउंसलिंग जब नहीं की जाती तो वो इफ यू से कि एक बॉल है
और उसको आप रैंडमली एक किसी भी खाने में फेंक दें तो वो कभी यहाँ टकराएगा, कभी वहां टकराएगा, और जहां पे उसकी स्पीड एंड वेलोसिटी कम होते होते एक पॉइंट पे जाके इट विल गेट इटसेल्फ फिक्स्ड। वो किसी कॉर्नर पे आ गया, किसी साइड पे आ गया तो उसने फिक्स हो जाना है। सो जब आप कैरियर काउंसलिंग नहीं करते तो स्टूडेंट की पोजीशन मोर और लेस ऐसे ही होती है। और जब आप बॉल को कैरियर काउंसलिंग करके सीधे थ्रो करेंगे तो वो अपने पॉइंट पे जाएगा। अपने पॉइंट पे जाएगा। सो कैरियर काउंसलिंग जैसे वो ब्लेड बॉल्स होती हैं, आप हिट करेंगे एक बॉल से भी, अगर आप उसको हिट करेंगे दूसरी को तो उसको पता होगा कि मेरी डेस्टिनेशन वही है। बच्चा तो बॉल है लेकिन टीचर और उसके पेरेंट्स जो है उसे थ्रो करने वाले होते हैं, उनको इस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम शबाना, आज आप शो के अंदर आए, आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मौसम को भरपूर एंजॉय करने के लिए मैं भी स्टूडियो में रुक नहीं पाया और आज अपने ऑफिस की छत पे मौजूद हूं। रमजान मिर्जा साहब मेरे साथ मौजूद हैं क्योंकि मुझे कोई टी पार्टनर भी तो चाहिए था ना, इसलिए मिर्जा साहब थैंक यू। टी पार्टनर आपको बनाया मैंने। और आज मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय करने के लिए छत पे हम मौजूद हैं और घनघोर घटाएं जो लफ्ज आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं और काली घटाएं जो है उसने शहर फैसाबाद को गोश में ले रखा है। आज मौसम बड़ा सुहाना है, घर से आने को तो दिल नहीं करता शादीशुदा लोगों का, क्योंकि बीवी बच्चों के साथ, घर वालों के साथ वक्त बिताने को मन चाह रहा होता है। लेकिन ऑफिस वर्किंग कुछ ऐसी होती है कि हमें अल्टीमेटली आना पड़ता है। जहां लोग छुट्टी भी करें, हमारा काम वाला दिन होता है, लेकिन हम काम को ही इंजॉय करते हैं और यही वजह है कि हम इसी काम के साथ मुंसलिक हैं। और आज मौसम भी खूबसूरत है, क्या कहेंगे आप? हनान बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो इस खूबसूरत चाय का बहुत शुक्रिया। और जो भी मर्द हजरात अभी घरों में मौजूद हैं वो इस गर्म चाय की चुस्कियां जरूर लें, क्योंकि जैसा मौसम है इससे अगर आपने लुत्फ लेना है तो अपनी बेगम के हाथ से बनी हुई चाय जरूर एक चुस्की ले। तमाम हम जो है वो हनान साहब की बनी हुई चाय जो है वो इस वक्त पी रहे हैं। लगता है भाभी ने आज सुबह सुबह आपको चाय नहीं पिलाई थी, इसका मतलब भाभी ने क्या चाय पिलानी थी। हनान मौसम ऐसा था कि आपकी बात, उन्होंने कहा कि मैं नहीं रजाई से निकलूंगी, आप अपने कपड़े पहने और ऑफिस चले। नहीं, कपड़े ऑलरेडी तैयार होते हैं और ऐसा मौसम हो तो फिर मैं ये समझता हूँ कि कुछ भी दिल नहीं कर रहा होता कि बंदा लिहाफ भी छोड़े। अच्छा, वैसे लेकिन जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, ऐसा मौसम हो और मेरी जिम्मेदारियां तो वैसे बढ़ जाती हैं। और आप मेरे ख्याल लॉन्ग शूज भी देख रहे हो। हाँ, आज तैयारी में है, हम भी तैयारी में है, क्योंकि मॉर्निंग शो के बाद हमें भी फील्ड में निकलना होगा, काम करना होगा। ये हमारे प्रोड्यूसर जो है ना आरिफ साहब, इनकी ये कोशिश थी कि मुझे फील्ड से इन्होंने खींच के यहाँ पर ले आए और कहा कि कुछ ना कुछ मौसम पे हम जरूर बात कर लें। तो वाकई मौसम जो है वो आज इंतहाई खुशगवार है और यही वजह है कि प्रोडक्शन की टीम भी जो है वो इस वक्त सिटी 41 हेड ऑफिस की छत पे मौजूद है। हनान छत पे मौजूद है। भाई मेरे से अभी मजीद बारिश की तवक्को है और मेरे जो अकब में इस वक्त बादल हैं ये बता रहे हैं कि इनमें अभी रोमांस बाकी है, रोमांस जो है वो मौजूद है, अभी मजीद बारिश होगी। अच्छा, वैसे आज मौसम नाज़रीन कुछ इस तरह का जबरदस्त है कि बहुत सारे शहरी मैं नोट कर रहा हूँ कि सड़कों पे निकल आए हैं बारिश के बावजूद भी, और आज खूब खाबे खाए जाएंगे। खाबों से याद आया, हमारा तो किचन का सेगमेंट चल रहा है, हम किचन की तरफ चलते हैं और वहां पे चल के देखते हैं आज हमारे शेफ क्या बना रहे हैं। उतनी देर आप इजाजत लें और हैप्पी टी पार्टनर डे। और आज हमने चाय को खूब एंजॉय किया छत के ऊपर। मैं चलता हूँ, जरा देखता हूँ कि किचन के अंदर हमारे जो शेफ हैं वो क्या बना रहे हैं। आइए आपको भी लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनान साहब, कैसे हैं आप सर? ठीक है सर, आप बारिश में एंजॉय करें, मैं इधर किचन में लगा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। हमारी जो है रेसिपी है ना शाहजहानी हांडी है, हमारे पास थाई चिकन। आप जल्दी जल्दी आ जाएं, हमारा दिल नहीं लग रहा है इधर आपके बगैर, तो आप बारिश में एंजॉय करते हैं, आप खाना रेडी करें, मैं भी थोड़ा सा एंजॉय करता हूँ। बारिश में तो एंजॉय कर रहा था, जी बहुत शुक्रिया सर। भी सता रही थी, उसकी वजह ये थी कि आज जिस तरह का मौसम है ना वहाँ जी, पे जी, बिल्कुल। खाबों की सर अहमियत बढ़ जाती है। मैं रेसिपी रिपीट कर देता हूँ, फिर आप बनाएं। जी जी जरूर, मैं आपकी हेल्प करूंगा, जरूर करूंगा। लेकिन आज बना क्या रहे हैं? ये थाई चिकन है हमारे पास सर, हम शाहजहानी हांडी बनाएंगे सर। शाहजहानी हांडी आज बनाई जाएगी, थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा मौसम के अंदर। आज मजे मजे की डिश। हाँ जी, एक चम्मच लगेगा तो मजा भी आएगा। मजा भी आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा, शाहजहानी हांडी बनाने के लिए हमें चीजें क्या क्या जरूर? हमारे पास टमाटर ग्राइंड किए हुए हैं हमारे पास ये, और फ्रेश क्रीम है हमारे पास 200 ग्राम 250, और हमारे पास टेस्ट होगा पाकिस्तानी केचप, हम इसको लास्ट के लगाएंगे। ठीक है, टमाटो केचप है वो हम लास्ट पे लगाएंगे। अभी रेसिपी मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी बता दें, क्योंकि ऑडियंस जिस वक्त पे मैं छत पे था आप बना रहे थे, क्योंकि जी जी। तो ऑयल कितना ऐड किया, प्याज? ऑयल हमारे पास एक करी स्पून है सर।
ठीक है जी। और 3 टमाटर हमने ग्राइंड किए। ठीक है। प्याज कितने डाले हैं? प्याज हमने 3 प्याज डाले हैं ग्रेवी के लिए। और हमारे पास 250 मिल पैक क्रीम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये गोल्डन घी में बन रहा है? ये सर गोल्डन घी में खाना मजेदार लगेगा। जनाब आज क्योंकि सर्द मौसम है इसलिए गोल्डन घी के अंदर चीजों को तैयार किया जा रहा है। गोल्डन घी बनाने वालों का ये कहना है कि इसे कुदरती अज्जा से अफजाने सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार किया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि आपके खाने की लज्जत को चार चांद लगाए जाए। इसी के साथ साथ विटामिन का ब्लेंड भी इसके अंदर मौजूद है, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई इसके अंदर मौजूद होगा। विटामिन ए आपके विजन को क्लियर करता है, विटामिन डी आपकी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, और विटामिन ई जो है आपके हेयर फॉलिकल्स और इसके साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहतरीन साबित होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खानों की लज्जत को चार चांद लगाए जाएं तो गोल्डन कुकिंग ऑयल और गोल्डन घी का इंतखाब करें। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप कि थाई का चिकन शेफ के पास मौजूद है और उनको कटाई करिए जो है वो किया जा रहा है, छोटे पीसेस किए जा रहे हैं इसके। ये जूलियन कट किया जा रहा है? ये सर नॉर्मल कटिंग है सर। नॉर्मल कटिंग है? जी जी ठीक है जनाब, नॉर्मल कटिंग जो है वो की जा रही है इसकी। और प्याज भूनने के बाद जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हम डालेंगे सर टमाटो पेस्ट। ठीक है, टमाटो पेस्ट उसके साथ डाली जाएगी बाद में। और टमाटो पेस्ट जो है उसे फिर पकाया जाएगा कितनी देर के लिए? सर 2 या 3 मिनट उसमें लगेंगे। ग्राइंड किया हुआ तो सर जल्दी हो जाता जी। ग्राइंड किया हुआ जल्दी टमाटर पक जाता है तो उसे 2 से 3 मिनट पकाएंगे। लेकिन अभी प्याज जो हमने बीच में डाला है जी जी। इसकी रंगत अभी चेंज नहीं हुई, इसलिए इसे थोड़ा सा वेट लगेगा, वो पकाया जाएगा। जी जी। और जो थाई के पीसेस आपने लेने बोनलेस होंगे? जी जी बोनलेस। और बोनलेस पीसेस को आप कट करेंगे छोटे पीसेस के अंदर। नॉर्मल साइज के पीसेस आप बना लें, उसके घर के अंदर ही चाहे बना लें या फिर जहां से आप चिकन परचेज करके ला रहे हैं वहां से भी आप बना सकते हैं। तो उसे बना के फिर हम जो है ये ऐड कब किया जाएगा, कितनी देर? सर प्याज जब ब्राउन हो जाएगा ना, टमाटो पेस्ट डाल के इसकी ग्रेवी बन जाएगी, इसके अंदर हम डालेंगे। अच्छा, अच्छी ग्रेवी के अंदर डाला जी ग्रेवी के अंदर, ताकि चिकन अच्छी तरह ना पक जाए। और उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट के बाद जो लास्ट पे लगाएंगे हम फ्रेश क्रीम लगाएंगे सर। ठीक है। और स्पाइसेस कब ऐड होंगे? स्पाइसी सर सारा टेस्ट तैयार करके हम रखेंगे वो आपके सामने सर। उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे मिले पैक क्रीम डाल के उसको अच्छे बुनाई करके, ताकि ऑयल है आयल है जो घी है अपना ना कलर छोड़ दे, तरी छोड़ेंगे। उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद हम केचप डालेंगे लास्ट पे। ठीक होगा, ठीक होगा। तो जैसा कि नाज़रीन आप देखें कि ये डिश जो है वो देसी ढाबे की? जी जी जी, पंजाबी ढाबा हमारा स्पेशल है। ढाबा पंजाबी ढाबे की डिश है। और पंजाब के खाने वैसे ही बड़े जबरदस्त होते हैं और लज्जत से भरपूर होते हैं। इससे क्या होता है कि मौसम का मजा जो है वो दुबाला हो जाता है। सर्द मौसम के अंदर ऊपर से बारिश हो रही है और घर के अंदर गर्मा गर्म कढ़ाई और कड़क रोटियां भी आज शेफ लेके आए हैं। तो ये चीजें मौजूद हों, इससे आपके मौसम का मजा दुबाला हो जाता है। तो शेफ प्याज जो हैं वो देखें रेडी हो चुके हैं पेस्ट ऐड करने के लिए या नहीं? अभी थोड़ा सा और इसे कुक किया जाएगा। ठीक है। तो जनाब आज घर के अंदर बहुत सारे लोग मुख्तलिफ किस्म के पकवान बना रहे होंगे, पकौड़े तैयार। स्पाइसी और मजेदार डिश है शाहजहानी, हमारी जो पाकिस्तान की स्पेशल डिशें होती हैं, मजा पाकिस्तान में ही आता है जैसी। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर ये शाहजहानी हांडी तो हम बना रहे हैं, घरों के अंदर अगर पकोड़े बनाने हो, पकोड़े किस तरह से बनेंगे? क्या चाहिए चीजें रिक्वायर्ड होती हैं उसके लिए? हमारे पास चिकन होगा सर पकौड़ों के लिए। जी जी, पकौड़े में डलता है सर चिकन। अच्छा ठीक है, आप बनाना चाहते हैं तो वही मैं चाह रहा हूँ ना कि ऑडियंस को पता चले। अगर चिकन होगा हमारे पास, चिकन हम बोनलेस ले लें, थाई ले लें, जो आपके पास अवेलेबल है, उसको टेस्ट लगाएंगे। क्रैक चिली पाउडर होगा सर। ठीक है। और कॉर्नफ्लोर होगा 1 चम्मच हाफ केजी में। और 150 होगा उसमें दूसरा सोडा भी ऐड किया जाएगा ताकि वो जरा फ्लफी हो जाए। जी जी, क्रिस्पी। और उसमें ब्रेड क्रम्ब लगाना चाहते हैं अब लगा सकते, नहीं है तो उसमें टेस्ट लगा के पाकिस्तानी चिली गार्लिक सॉस के साथ केचप के साथ फुल एंजॉय किया जा सकता है सर। बिल्कुल ठीक है। और उसे फिर आप गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर कुक कर सकते हैं, उससे आपके पकोड़ों के अंदर जो बेसन वाले तो सारे बेसन वाले तो सभी खाते रहते हैं ना, डिफरेंट किस्म के हो तो मजा आता है। डिफरेंट किस्म के? जी जी। वैसे डिफरेंट किस्म के पकोड़े किस तरह के होते हैं, मतलब इसमें भी कोई इकसाम होती है? जी जी, वो सर ज्यादा ताकि जैसे पकोड़े होते कितने किस्म के? पकोड़े सर काफी किस्म के होते हैं। अच्छा वैसे मैंने एक सुना है भें के पकोड़े भी होते हैं। भें एक सब्जी होती है, उसके भी पकोड़े बनाए जाते हैं और बड़े उसको बेसन का लिक्विड टाइम मावा होता है, उसको कटिंग करके उसके अंदर डिप करके उसके अंदर ऑयल में फ्राई किया जाता है। अच्छा। और उसकी डिमांड अगर देखा जाए शुमाली पंजाब की तरफ काफी ज्यादा है। और अगर बात करें हमारे यहाँ पे तो ज्यादा बेसन के जो जी जी बेसन में घरों में मार्केटों में यही मौजूद होते हैं। बाकी सर रेसिपी
चेंज कर लो, उसका मेन्यू चेंज कर लो, वो चीज चेंज हो जाती है। कोई चीज कम डालो, कोई ज्यादा डालो, कोई नई चीज डाल दो, उसका नाम चेंज हो जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो नाज़रीन, आप में से जो भी अपना टैलेंट शो करना चाहता है वो एक 30 सेकंड की वीडियो बना के हमें सेंड कर सकता है उस नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर बार बार दिया जा रहा है। उससे क्या होगा कि आप हमारे शो के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, कोई शो के हवाले से सजेशन देना चाहिए या इसके अलावा कोई अपनी एक्टिंग की वीडियो, सिंगिंग की वीडियो जो है वो बनाएं, तो वो आप हमें दे सकते हैं, हम उसे शो के अंदर चलाएंगे और ऑडियंस को आपका टैलेंट जो है वो दिखाएंगे। तो शेफ ने आज पेस्ट जो है, टमाटो पेस्ट, वो ऐड कर दी है। अच्छा शेफ, ये ऐड करते ही आग नीचे से ऊपर किस तरह से आ जाती है? पानी होता है ना इसमें ऐड, तो आग में पानी डालेंगे तो आग बढ़ेगी। जी बढ़ेगी। तो वैसे ये आपका हुनर है कि इतनी तेज आग के अंदर जो है वो पका लेते हैं आप चीज़ों को। और अच्छा, देसी डिशेस को ज्यादातर कहा जाता है कि इसे कम टेम्परेचर के ऊपर पकाना चाहिए। जी। और कम टेम्परेचर पे पकाने का सर अच्छी तरह कुक हो जाती है, उसका टेस्ट भी अपना आता है, ताकि जो चीज़ उसमें लगाई जाए उसका अपना एक फ्लेवर निकले। कच्ची पक्की हांडी तो सभी बना लेते हैं, मज़ा तब है अगर स्लो आंच पे पकाई जाए, उसको अच्छी तरह बुनाई की जाए। बिल्कुल ठीक। जी। अच्छा जनाब, ये तो हमारे प्रोफेशनल शेफ हैं जिनसे चीज़ें बनवा रहे हैं। ऐसे लोग जो कि बहुत अच्छी हंडिया बनाना जानते हैं, बहुत अच्छी कोई डिश बनाना जानते हैं, वो हमें अपनी वीडियो भेज सकते हैं। हम उनको अपने स्टूडियो के अंदर बुला के अपने किचन के अंदर उनसे डिश जो है वो तैयार करवा सकते हैं, ताकि वो अपना हुनर ऑडियंस को दिखा सकें, दुनिया को दिखा सकें। तो हमारी फुल सपोर्ट फैसलाबाद की आवाम के साथ है, जिसमें भी किसी किस्म का हुनर मौजूद है उसे हम जाया नहीं होने देंगे। ठीक है। के लिए 1 चम्मच सर, सॉल्ट 1 चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच। ठीक है जनाब, अभी हमें एक मैसेज रिसीव हुआ है हुजैफा का। तो उन्होंने अपने दोस्त को जो है वो बर्थडे विश की है, तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो जनाब। और हमारी दुआ है कि आप हजारों साल जिएं, खुशियां जो है वो आपका दामन कभी ना छोड़ें। और खुशियां तो हमें भी काफी चढ़ी हैं जनाब। आज जो डिश तैयार की जा रही है ना, वो काफी लजीज लग रही है। तो अच्छा, ये रेसिपी ड्राइव कहाँ से की? ये मुगलों के दौर की है, इस वजह से शाही इसे कहा सर, जो पहले के लोग होते हैं देसी खाना बहुत ज्यादा लाइक करते थे। आजकल तो आपको पता है मम्मी डैडी खाना है, तो मम्मी डैडी खाना है आज। जी, मम्मी डैडी खाना है, तो फास्ट फूड को हमारे शेफ जो है, क्योंकि इनका नाम भी यूके शेफ है, तो यही कहते हैं जरा मम्मी डैडी खाना है, लेकिन उसके नुकसान भी काफी ज्यादा हैं। सर, ये जो खाने हेल्दी फूड है बहुत ज्यादा, और ताकत, आपको पता पाकिस्तानी खानों में पहले के लोग ज्यादातर इस तरह की चीजें खाया करते थे। ये हम एक लेमन ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, लेमन भी ऐड किया? जी सर, आज फुल मजेदार हंडी और चटपटा जी खाना तैयार किया जाएगा आज। लेमन जनाब ऐड कर दिया गया है, इसे अच्छे से कुक करेंगे हम। और कुक तो होगा, लेकिन चलते हैं ब्रेक की तरफ, क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो अच्छे से ये तैयार होगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद जनाब। अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद की, तो उसके इलेक्शंस जो है 9 जनवरी को आ रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी देखने को मिल रही है। 5 कैंडिडेट्स हैं, सदर के और सेक्रेटरी के भी कैंडिडेट्स हैं, वाइस प्रेसिडेंट के भी जो है वो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। और सियासी दर्जा राज जो है वो दिन ब दिन वहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट की डिमांड जो है वो भी दिन ब दिन वकला हो या फैसलाबाद के आम शहरी हो बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमें जो ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है मेहमानों ने, उनका तारुफ आपसे साथ जो है वो करवाता चलो। हमें राना जाहिद जो कि हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, और उसके साथ साथ राना राशिद अली खान जो कि डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन के कैंडिडेट भी हैं, इन दोनों ने ज्वाइन किया। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले तो मैं जाहिद की तरफ जाना चाहूंगा। जाहिद, क्या कहेंगे आप? काफी गहमा गहमी है इलेक्शंस को लेके। अभी पंजाब बार के इलेक्शंस खत्म हुए और साथ ही डिस्ट्रिक्ट बार के इलेक्शंस जो है वो आ पड़े, और 5 कैंडिडेट्स हैं इस वक्त। काफी वोट शोट मांगे जा रहे हैं और खानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्शन कैंपेन्स हो रही है, काफी रौनक लगी हुई है बार के अंदर। जी देखिए हनान, जब पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात खत्म हुए तो ये सबर किया जा रहा था कि कम कैंडिडेट्स मैदान में आएंगे, लेकिन सदर की सीट की अगर हम बात करें तो 5 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। इसी तरह नायब सदर की बात करें तो 4 कैंडिडेट मैदान में हैं। इसी तरह अगर हम दीगर सीटों की बात करें जिनमें सेक्रेटरी की सीट के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। ये एक बड़ा मतलब कि एक हजूम सा इकट्ठा हो गया कैंडिडेट, दंगल होने जा रहा है बड़ा। जी, अब 6 सीटें हैं, 6 सीटों के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में हैं।
अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए ब्रादरीज्म को बहुत प्रमोट किया जाता है इन इलेक्शंस के अंदर। जी जी बिल्कुल, फैसलाबाद बार में खास तौर पर ये फैक्ट रखा गया है, पाया जाता है ये फैक्ट कि ब्रादरीज्म को प्रमोट किया जाता है। खास तौर पर जो जट बरादरी है और राजपूत बरादरी है, ये दोनों बरादरी खास तौर पर इस चीज को प्रमोट करती हुई हमें दिखाई देती हैं। और इस हवाले से अगर हम बार के मसाइल की बात करें, फिर थर्ड वर्ड भी है उसमें, जिसमें गुज्जर आ जाते हैं, जिसमें मियाँ आ जाते हैं, जिसमें अवान आ जाते हैं, इस तरह के भी काफी मामला चलते हैं। तो ये बरादरी, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया, हो सकता है मैं गलत भी हूँ माजरत के साथ, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो मुझे यूं फील होता है कि बरादरी के हिसाब से चीजों को काउंट करके इलेक्शंस वहां पे चला जाता है। तो लेकिन शख्सियत को भी तो देखना चाहिए ना, शख्सियत भी, शख्सियत को देखा जाता है। ये पंजाब बार कौंसिल के जो इंतखाबात है, चौधरी इम्तियाज अहमद लूना, इनको देख ले, फिर फारूक डोगर को देख लें, ये शख्सियत के वोट इनको पड़े हैं। अगर हम बरादरी बेस की बात करें तो बरादरी के हवाले से जट बरादरी सबसे टॉप पे थी, तो फिर कुछ जट बरादरी का उम्मीदवार आ गया था। ये शख्सियत के वोट भी होते हैं, लेकिन प्रमोट किया जाता है बरादरी को खास तौर पर। अब बार के मसाइल के हवाले से उन्होंने देखा कि बार के मसाइल हल नहीं हो रहे, इसीलिए वो पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में तब्दीली लेकर आए। इसी तरह से अब उनको ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस बार जो तब्दीली आएगी बार के इंतखाबात में, तो ये चाह रहे हैं, नौजवान वकला ये चाह रहे हैं कि बाहर में भी तब्दीली आएगी। कुछ वकला के जो मसाइल हैं, चैम्बर्स के मसाइल हैं, पार्किंग का मसला जो है वो हल होंगे मसले। और बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे वकला भी वहां पे मौजूद हैं, विजनरी वकला वहां पे मौजूद हैं, और उनके विजन को अगर देखा जाए वो फैसलाबाद बार को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं। और हर एक का अपना विजन होता है, लेकिन उसमें से जो वकला होते हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व करना होता है कि किसका विजन ज्यादा ब्रॉड है, किसका विजन ज्यादा अच्छा है। इन तमाम चीजों को, फिर शख्सियत को देखते हुए, फिर तमाम चीजों को देखते हुए वोट को कास्ट किया जाता है। राना राशिद भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जनाब, काफी गहमा गहमी है आपके बार में, और बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं, फ्लेक्सें लगाई जा रही हैं, कैंपेन पूरी जोरों शोरों से जारी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। मैं फैसलाबाद के एक बड़े शो में बैठा हूँ, बड़ी इज्जत अफजाई है आपकी। फैसलाबाद बार जो कि पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार है और खूबसूरत तरीन बार है, फ्लैक्सेस की, गहमा गहमी की। तो अब की बार इलेक्शन बोर्ड ने पाबंदी लगाई है अभी कुछ दिनों से। पहले बहुत ज़्यादा बोर्ड आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा फ्लैक्सेस, अब आपके रिपोर्टर्स भी जानते हैं कि सारे के सारे उतर चुके हुए हैं, उतारे जा रहे हैं, बिल्कुल उतारे जा रहे हैं। और इवन कल एक जो नोटिस बोर्ड लगा है, अपने स्टिकर्स, अपने इश्तिहारात मुकम्मल तौर पे उतारने होंगे, और जो खाने हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई। वरना मार्कियां तो भरी हुई थी, मार्कियां भरी हुई हैं, अभी तक भी हैं, लेकिन अब वो उतने बड़े इज्तिमा नहीं हो रहे हैं। जहाँ तक फैसलाबाद के इलेक्शन का ताल्लुक है, तो ये बार का हुस्न है, बहुत ज़बरदस्त ये रवायत है कि यहाँ पे इलेक्ट होके हमारे जिम्मेदारान अपनी सीटों पे आते हैं और हमारी कम्युनिटी की खिदमत करते हैं। अब की बार चूंकि अभी पंजाब बार का अभी इलेक्शन हुआ है, एक माह पहले 28 नवंबर को, तो छोटा सा इलेक्शन है जो कि 2-3 दिनों बाद आपके सामने 9 जनवरी को इलेक्शन होगा। तो उसमें बहुत अच्छी शख्सियात मैदान में है, उम्मीदवारों में मेरा भी नाम शामिल है। बिल्कुल। तो बहरहाल अच्छी रवायात, अच्छी बार, और हमारी जो कम्युनिटी है आपके सामने है। गो के आपके तो गिले शिकवे बहुत रहते हैं हमारी कम्युनिटी से, लेकिन हम जो है, लेकिन वो भी सारी के साथ नहीं, कुछ चंद एक लोग होते हैं जो कि सब पे फिर जो है वो शुमार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वकला बहुत बहुत अच्छे भी मौजूद है, बहुत बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत विजनरी, दानश्वर और शऊर के हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे ऐड कर दूं। देखें, इतनी बड़ी शख्सियात यहाँ पे साबिक जस्टिस फर्रुख गुलजार अवान साहब तशरीफ रखते हैं, इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं यहाँ पे। तो फैसलाबाद बार में तो इतनी लर्नड पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका पूरे पाकिस्तान में नाम है। और पंजाब बार में जो मेंबरान हमारे मुंतखब हुए हैं, आपने राना जाहिद साहब से बात की तो उसमें आपने बरादरीज़म का जिक्र किया, तो बरादरीज़म का जो बुत है वो पाश पाश हो गया। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी रीत कायम की गई है इस दफा, बहुत अच्छी। और रेपिटेशन पे भी इसके इस बार कुछ कहा जा रहा था कि जिन्होंने रिपीट किया उसको भी वोट ज्यादा नहीं कास्ट हुए, कुछ इस तरह के मामला भी थे। जी बिल्कुल थे, कुछ ऐसा है, लेकिन अगर रिपीटर भी बहुत अच्छा है, जस्ट लाइक चंगेज अहमद खान काकड़ साहब, तो उनकी खिदमात हैं बहुत सारी, तो देखें वो नंबर 1 पे हैं। और उनकी बरादरी देखी जाए तो बहुत कम है तादाद में, लेकिन लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। फारूक डोगर साहब को बहुत मोहब्बत मिली है। ये शख्सियत होती है, देख लें, ये शख्सियत होती है जो 4 चांद लगाती है और बताती है कि आप लीड कर सकते हैं अपनी बार को, आप ये विजन रखते हैं, आप ये सलाहियत रखते हैं
कि फैसलाबाद बार को आगे लेके चल सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए, ये जो पंजाब बार के मेंबर्स मुंतखब हुए हैं, कितनी कोशिश में कामयाब रहेंगे हाई कोर्ट को फैसलाबाद में लाने के लिए? जद्दोजहद इनकी तरफ से की जा रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा भी जो ये अमली सियासत में आने का इकदाम है, मेरे सामने भी यही कुछ है। मैं उन नौजवान वकला की आवाज़ हूँ और इसी कोशिश में आया हूँ कि यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच होना चाहिए। और हमारे जो अब की बार मुंतखब हुए नुमाइंदगान पहले भी बहुत डिटरमिन थे, अपनी अपनी कोशिशें की सबने, लेकिन एक दो ऐसे नुमाइंदगान हमारे ऊपर पहुंच गए हैं जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अब हाई कोर्ट बेंच जो है ना वो यहाँ आके रहेगा। और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, यहाँ के अवाम का हक है ये वकला की नहीं, ये अवाम की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो हमारे मुंतखब हो चुके हुए नुमाइंदगान हैं, और इंशाल्लाह अगर हम मुंतखब होते हैं तो ये हमारा एम है इंशाल्लाह हाई कोर्ट बेंच के लिए ये शुरू दिन से बिल्कुल। और ये ऐसी चीज है कि इसमें वकला बरादरी के हमरा, हमारी फैसलाबाद की आवाम, हमारे तमाम पॉलिटिशियंस, हमारे ताजर, हमारी मीडिया, तमाम के तमाम मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। यकजा हैं हम इस मामले के ऊपर कि जनाब हाई कोर्ट बेंच जो है वो फैसलाबाद के अंदर लाजमी आना चाहिए। और इंशाल्लाह वो एक दिन आएगा, जल्द से जल्द आएगा कि हाई कोर्ट का बेंच जो है वो क़याम पजीर होगा। हमारे मीडिया को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, हमारी कोई भी तहरीक देख ले जो मीडिया का रोल रहा, के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया है, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना जाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं हमारे, उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे। जाहिद, क्या कहेंगे जो कहा जा रहा है कि फ्लेक्सें उतारी जा रही हैं, खानों में भी कमी आ रही है, कैंपेन को बड़ी सादगी से लेके चला जा रहा है, कितनी सदाकत है इसमें? देखिए हनान, जो डोर टू डोर कैंपेन है वो तो अरूज पर है। और जिस हवाले से फ्लेक्सेस के हवाले से बात करें तो ये पंजाब बार कौंसिल के जो इंतखाबात हुए थे उसमें भी ये बड़ी सख्ती थी। एडवोकेट जनरल पंजाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि अगर फ्लेक्सेस किसी भी उम्मीदवार की नजर आई तो उसके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाकी कार्रवाई की जाएगी। उसमें भी फ्लेक्सेस उतरवा दी गई थी। अब जो यहाँ पर इलेक्शन बोर्ड है उसकी जानिब से भी ये हदायत जारी की गई है, अगर किसी की फ्लेक्सेस नजर आई तो उसके खिलाफ ज़ाब्ता अखलाकी कार्रवाई की जाएगी। अब उस कार्रवाई से बचने के लिए वो जो उम्मीदवार है उनकी जानिब से फ्लेक्सेस को उतरा दिया गया है। लेकिन स्टिल नजर आ रही हैं अभी। हाँ, वो कुछ नजर आ रही है हमें, वो कुछ नजर आ रही है। वो जमहूरियत का हुस्न भी तो कायम रखना होता है ना। अच्छा, वो जो स्टिकर्स के हवाले से हमने बात की, तो स्टिकर्स का सिलसिला जो है वो जारी है। दूसरी जानिब जो खानों के हवाले से हम बात करते हैं तो यहाँ एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। पहले ये कहा जाता था कि ये इस उम्मीदवार की जानिब से खाना दिया जा रहा है, अब ये कहा जाता है कि इस उम्मीदवार के अजाज में खाना दिया जा रहा है, लेकिन देता वही उम्मीदवार है। वैसे ये मोल्ड करना जो है ना, ये खूब आता है जी। इस तरह से अब इस चीज को ना चेंज कर लिया गया है। अगर हम इस हवाले से इस बार में रजिस्टर्ड वकला की बात करें तो 3600 के करीब इस वक्त बार के रजिस्टर्ड वकला है। जो पंजाब बार कौंसिल के थे, जिन्होंने पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो 6281 वकला थे, जिनमें हम डिवीजन की पूरे फैसलाबाद की बात करें पूरे डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें जड़ावाला तहसील, समुंदरी और तांदलिया वाला शामिल है। लेकिन इस बार जो फैसलाबाद की तहसील है उसमें वोटर्स की तादाद कम है, उसमें 600 वकला डिफॉल्टर हैं, जबकि 142 वकला ऐसे हैं जिनकी जानिब से पंजाब बार कौंसिल की जानिब से लाइसेंस तो हासिल कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने फैसलाबाद बार से रुजू ही नहीं किया अपनी मेंबरशिप के हवाले से। तो सिर्फ 3600 वकला हैं जो अपना हक राहदही इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ इस इलेक्शन में एक मजेदार चीज ये है कि इस बार पूरे पंजाब में बायोमेट्रिक इंतखाबात होंगे। पहले ये एजाज सिर्फ फैसलाबाद बार को हासिल था कि इस बार में बायोमेट्रिक के जरिए इंतखाबात हो रहे थे, अब पूरे पंजाब में बायोमेट्रिक के जरिए इंतखाबात होंगे। और इसका सबसे अहम फायदा यह है कि फौरी रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। फौरी रिजल्ट से हटके ये जो हर दफा मसला पड़ता था ना कि ये बंदा तो 5 बार वोट कास्ट करके आया, ये 6 बार करके आया, ये मसला भी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, अब वो क्योंकि उसमें तो वो होगा ना, एक बार थंब लगा दोबारा लगाएगा तो वो वेरीफाई नहीं हो पाएगा। जी, वेरीफाई नहीं होगा। वो इस तरह से जो चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड है और जो मेंबरान इलेक्शन बोर्ड है उनके पास एक खास कोड होता है, वो कोड सिर्फ वो उन्हीं के पास होगा, वो लगाएंगे तो वो सारा डाटा खुलकर सामने आएगा। और तकरीबन शाम 5 बजे के करीब जैसे ही पोलिंग का वक्त खत्म होता है तो फिर 1 घंटा के करीब जो है वो रेस्ट की जाती है, ताकि वकला को जो न्यूट्रलाइज हो जाए, नारे शारे मारे, अपने वोट के जो रिजल्ट्स हैं उनका थोड़ा सा इंतजार करवाया जाता है। और फिर 6 सवा 6 बजे के करीब जो है वो रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है। सिर्फ एक क्लिक होता है और लिस्ट पूरी बाहर आ जाती है और फिर उसको रिजल्ट को जो है वो अनाउंस कर दिया। ये बहुत अच्छी चीज है, इसे होना भी चाहिए, लेकिन कुछ तहफुजात भी फिर इसके लेके सामने आ जाते हैं कि हैकिंग शेकिंग का प्रॉब्लम या कुछ इस तरह के मामला जो है अगर कोई हो जाए तो वो भी प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। शेफ, क्या कहेंगे आप, कितनी देर लगेगी हमारी
डिश को 5 मिनट सर टोटल। 5 मिनट, क्योंकि वक्त भी कम है तो 5 मिनट के अंदर अंदर आप जल्दी से इसे तैयार कर दें। उतनी देर राना राशिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब क्या कहेंगे? एक चीज तो मैं लाजमी यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये वुकला जो फायरिंग करते हैं जीतने के बाद, ये आपकी नजर में ठीक है ये जो किया जाता है? असल में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वुकला बिल्कुल फायरिंग नहीं करते। वो वुकला नहीं होते? वो वुकला नहीं होते। अच्छा। होता ये है कि सबसे पहले तो मैं इस चीज को कंडेम करता हूँ, आई डोंट लाइक दैट। और मैं आपके सामने पहले भी कह रहा हूँ, क्योंकि हम एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी हैं, ऐसा काम बिल्कुल जेब नहीं देता। वुकला बिल्कुल फायरिंग नहीं करते। आप कोई वकील दिखा दें फायरिंग करते हुए। किसी ने यूनिफॉर्म पहना होता है, कोई स्टूडेंट होता है, कोई किसी का हामी होता है, वो बाहर से आते हैं या किसी जीते हुए कैंडिडेट के गांव से आते हैं। अच्छा। वो ऐसे लोग होते हैं, वुकला फायरिंग नहीं करते। वैसे मैं ये कहना चाहता हूँ, वहां पे वुकला भी क्योंकि मौजूद होते हैं, उनको रोकते नहीं है, मतलब टोकते नहीं है कि नहीं करें, ये मतलब एथिकली भी अच्छा नहीं है और अगर कानूनी तौर पे देखा जाए वो भी अच्छा नहीं है। ये बिल्कुल रोकते हैं और कई दफा ऐसा देखने में आया है, लेकिन ये जो हमारी यूथ है इनको बहुत रोका जाता है, फिर भी बाज नहीं आते। अब की बार आप विजन रखते हैं कि आइंदा आने वाले इलेक्शंस के अंदर इस तरह के काम को रोका जाएगा? कुछ आपके कैंडिडेट्स की भी मीटिंग हो जाए, जो भी जीते हैं ये तय किया जाए कि हम ढोल के थाप पे जश्न मनाएंगे, मिठाइयां बांटी जाएंगी, भंगड़े डलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्किप करनी होगी तो ये एक चीज, क्योंकि इससे किसी की जानी नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उम्मीद की जा सकती है कि अब की बार ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सख्ती बहुत की गई है। जो विजन है आपका, जिस तरह से आप हमारे शो में बैठ के लाइव कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा नहीं होगा और रोका भी जाएगा, अगर कोई बाहर से भी आके कर रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले इलेक्शंस के अंदर बेहतरी देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट बेंच के क्याम के हवाले से आप क्या कहेंगे? कितनी देर दरकार होगी मजीद इसे बनने के लिए? असल में तो इसमें देर होनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल देखें कितनी बार ये प्रोसेस हो चुका हुआ है। पंजाब बार इसके लिए हमारे अक्सर जो कई बार ऐसे मुजाहरे भी हुए और पंजाब बार के मेंबरान ने, बिलखसूस फैसलाबाद के मेंबरान ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। कहीं कहीं रुकावट आती है लाहौर में बैठी हुई लॉबी की तरफ से, और हमारे जो करीबी बार्स हैं, समुंदरी बार, जड़ांवाला बार, टोबा टेक सिंह बार, जंग बार, हमारे ये तमाम लोग मुत्तहिद हैं और हम इसके ऊपर पूरे डिटर्मिन हैं कि इंशाल्लाह इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि कब तक। अच्छा, ये ऐसा मामला है, जाहिद से मैं इस हवाले से पूछना चाहूंगा, पीटीआई के एमपीए भी इनके साथ हैं, नून लीग के एमपी एमएनए भी इनके साथ हैं, ताजर भी साथ हैं, हर बंदा साथ है, लेकिन बन फिर भी नहीं रहा। हुकूमत बनाना चाह नहीं रही यहाँ पे। हुकूमत क्यों नहीं बनाना चाह रही, ये पॉइंट है, क्योंकि नून लीग के दौर में भी ये रेस लगी गई और अब पीटीआई के दौर में भी वही रेस है। ये रेस कब तक जारी रहेगी? टेक्निकल तरीके से आपको बताता हूँ, किसी भी पार्टी को स्टैंड करने के लिए लॉयर्स विंग का बड़ा किरदार होता है और लाहौर में लॉयर्स विंग बड़ी मजबूत विंग है, चाहे वो नून लीग की विंग हो चाहे वो पीटीआई की विंग हो। अब सियासी बंदा, उसने ज़ाहिरी तौर पर तो उसने ये कहना है कि मैं आपके साथ हूं और वो चाहता है कि फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच बने, लेकिन वो अमली तौर पर ये काम क्यों नहीं करता? क्योंकि लाहौर में जो वो लॉबी बैठी थी, जैसे अभी राशिद साहब ने कहा कि वो लॉबी जो है वो नहीं बनने देना चाह रहे। जो आइन है, आइन के मुताबिक तो जो हमारे गवर्नर पंजाब हैं वो एक समरी पर दस्तखत करे तो बेंच बन जाएगा, सिंपल सा काम है, लेकिन उसको बनने नहीं दिया जा रहा। वो जो लाहौर की लॉबी की शहनशाही है ना, वो जो उनका शहनशाह वाला रोल है वो खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, ये राशिद साहब से पूछते हैं, जनाब आपकी वुकला भाई हैं, उनको कहीं मीटिंग शीटिंग करें, उनको कहें। बहुत सारी मीटिंग सर हो चुकी हुई हैं यहाँ पे। ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसने गुज़श्ता दौर में जब हमारे सेक्रेटरी थे राना शाहिद मुनीर साहब, उन्होंने बहुत बड़ी एफर्ट की थी। इवन वो चीफ जस्टिस साहब जो खोसा साहब थे उनके पास भी गए और हर तरफ से हम मंजूरी लेके आते हैं, लेकिन वही जो आपके सीनियर रिपोर्टर राना जाहिद साहब ने बात की है, इनका बड़ा विजन है, ऊपर से जो है ना कुछ रुकावटें हैं वो लाहौर की तरफ से ही हैं, अल्लाह करे वो हल हो जाए। और वैसे आप गवर्नमेंट को मना रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, इतना कुछ उनको मनाने के लिए ही कर लें तो मामला बेहतर नहीं हो सकते, या वो मानेंगे ही नहीं? चक्कर क्या है? असल में यहाँ के मेंबरान भी साथ हैं, पीटीआई के मौजूदा भी साथ हैं, जितने भी, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी हमारे मैं वुकला की बात कर रहा हूँ, वो उस लॉबी की बात कर रहा हूँ जो उनका तो फिर देखे ना जी, वो तो उनका तो कारोबार ठप होता है, वो कैसे मानेंगे? एक वकील जो है यहाँ पे आपको बहुत कम फीस में यहाँ पे अवेलेबल होगा माजरत के साथ,
यहाँ पे आप जब भी हाई कोर्ट बेंच अगर होगा तो आप 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर के फासले पे होगा तो आप फौरन पहुंच जाएंगे, आपको इंसाफ मिलेगा। और यहाँ पे वकील को गाड़ी भी करवा के देनी पड़ती है, फीस भी देनी पड़ती है, खाने का खर्चा भी देना पड़ता है, खुद भी जाना पड़ता है। बहुत सारे लोग लाहौर में जिनको तगड़ी फीस मिलती है, तगड़ी फीस, वो कैसे मानेंगे? बिल्कुल, वो तो नहीं चाहेंगे यहाँ पे बेंच बन जाए, क्योंकि अगर वहां का वकील नहीं करेंगे, यहाँ का करेंगे तो उसे ले जाने का खर्चा और बहुत सारे मामला है। और बहुत सारे लोगों को फिर वहां पे जाके रात रुकना पड़ता है, अर्ली मॉर्निंग वहां पे पेशी होनी है और दोबारा फैसलाबाद से या गिरदोनवा के इलाके अगले ही दिन दोबारा पेशी हो। हाँ, तो वो फिर इतने दिनों ऐसे गरीब लोग जो कि जिनके पास खाने को भी रोटी नहीं होती, वो वहां पे जलील होते हुए इसी वजह से बहुत हमारी जो आबादी है वो इंसाफ से महरूम है। इसी वजह से यहाँ पे होगा आपकी दहलीज पे तो आप तो फौरन इंसाफ हासिल करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे फायदे होंगे, आपका शहर जो है वो कहाँ ऊपर चला जाएगा, कितना बिजनेस आपको मिलेगा, कितनी बिल्डिंग्स बनेंगी, कितनी मार्केट्स आएंगी, कितनी सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़ेंगे, कितनी रहायशें बनेंगी और कितनी मैशत बचेगी, यहाँ के लोगों के कितने पैसे बचेंगे, यहाँ का पैसा यहीं लगेगा। और इसके अलावा अगर हट के बात की जाए, मुश्किलात में बहुत कमी आएगी, बहुत। और कितने केसेस हैं, हजारों की तादाद में केसेस हैं, 1 लाख के करीब जो केसेस हैं 1 लाख के करीब। जी, फैसलाबाद में इस वक्त 1 लाख के करीब जो केसेस वो पेंडिंग हैं, जिनमें जो 7,000 के करीब जो है वो एडिशनल सेशन जजेस के पास पेंडिंग है, और जो सिविल के केसेस हैं जो कि सिविल अदालतों में है वो 96,000 के करीब उनकी। लेकिन ये हिम्मत है जजेस की सच्ची, यकीन जानिए कि वो तमाम तरह अपनी मसरूफियात तर्क करके इतने एहसन अंदाज में इन तमाम केसेस को 1 बाय 1 रीड आउट करके मुकम्मल तफसील के साथ उनका जवाब या फैसला जो है वो सुनाते हैं। तो सलूट है हमारे जजेस को कि इतनी मेहनत करते हैं वो, और इतने केसेस होने के बावजूद भी कम तरीन वसाइल को इस्तेमाल करने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट जो है। इसमें मेन वजह तो फैसलाबाद में हाईकोर्ट बेंच के क्याम के हवाले से ही है ना, क्योंकि उसकी वजह से हड़ताल की जाती है और हड़ताल की वजह से फिर वकला अदालतों में पेश नहीं होते और केसेस की तादाद बढ़ जाती है। आज की डिश जनाब हमारी तैयार है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो बहुत शुक्रिया राना राशिद साहब और जाहिद आपका आज के शो में आने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो दिन होंगे उसके अंदर हाई कोर्ट बेंच जो है उसका क़याम लाजमी तौर पे फैसलाबाद के अंदर होगा। तो इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह कल होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।